बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल्स का, और साथ में आज टॉपिक कोरोजन का भी डिस्कशन करेंगे जिसे संक्षारण कहते हैं, और इसका रिलेटेड कुछ प्रिवेंशंस हैं जिनके मेन पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन से टू यू, कोई चार धातुएं जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -0.82 वोल्ट प्लस 2.6 वोल्ट -0.48 वोल्ट एंड प्लस 1.6 वोल्ट है। इनकी सक्रियता का घटता क्रम, इनकी सक्रियता का घटता क्रम याद कीजिए। E0 potentials of 4 metals are -0.82 volt plus 2.6 volt -0.48 volt plus 1.6 volt. Find the decreasing order of activity. अब बच्चों यहाँ ध्यान दें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्वेश्चन में पूछा गया है, जबकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इंक्रीजिंग ऑर्डर का एक क्वेश्चन किया था, मींस एक्टिविटी का बढ़ता हुआ क्रम फाइंड आउट किया था। बट आज इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए। तो हमारा लेआउट वही है, हम बेस्ड हैं ईसीएस पर। तो हम अगर ईसीएस बना लें इस क्वेश्चन की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लें अगर इस क्वेश्चन की, तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से ईसीएस मेक करें, हाइड्रोजन यहाँ ईसीएस का मिड एलिमेंट है, और हाइड्रोजन से नीचे और ऊपर के पोटेंशियल स्लिट में देख करके जैसा ऑर्डर अरेंज करते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन से नीचे चलने पर इनॉट पोटेंशियल पॉजिटिव वेपर मिलते हैं और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जबकि हाइड्रोजन से ऊपर चलने पर इनॉट पोटेंशियल नेगेटिव हो जाते हैं और वो उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो पहले माइनस के सेटअप में तो -0.48 वोल्ट, और ये होगा एलिमेंट 3 के लिए, मीन सी के लिए, और सबसे पहले जाएगा -0.82 वोल्ट और ये होगा एलिमेंट ए के लिए। देन इसके बाद उसके नीचे चले, प्लस का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाएं, सो प्लस का 1.6 वोल्ट और ये होगा डी के लिए, जबकि लास्ट करेंगे अगले एलिमेंट्स के लिए, ये होगा प्लस का 2.6 वोल्ट और ये होगा एलिमेंट बी। ये तो आपका सीरीज बना जिसको ईसीएस कहते हैं। अब हम जानते हैं कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर जो एक्टिविटी का ऑर्डर है, मीन्स जो सक्रियता का क्रम है वो घटता है। तो यहां लिख सकते हैं एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज डिक्रीजेस, सक्रियता घटेगी, सक्रियता घटेगी।
और जब लोअर साइड आएंगे तब घटेगी, तो इसलिए ऑर्डर अगर हम दें इसका तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव है वो ए, फिर उससे कम सी, और फिर उससे कम डी, और सबसे कम एलिमेंट बी। तो ये आपको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा यहां से सक्रियता का घटता, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, और यहां से सबसे कम सक्रिय, सबसे कम सक्रिय, लेस देन एक्टिव, लेस देन एक्टिव मैटर इज बी। आंसर हो जाएगा बच्चों बी। सबसे कम सक्रियता किसकी है? तो बी की है। बिकॉज हम लोगों ने डिस्कशन किया था ईसीएस में ऊपर जाने पर, नीचे से ऊपर चलने पर इन नॉट पोटेंशियल जैसे जैसे माइनस पर घटते हैं वैसे एलिमेंट्स की एक्टिविटी बढ़ती है, और जब अपवर्ड टू डाउनवर्ड आते हैं तो जैसे जैसे प्लस में इन नॉट पोटेंशियल बढ़ते हैं वैसे ही उनकी एक्टिविटी घटती जाती है। तो ये बच्चों यहाँ से आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, और यहाँ से हम सबसे कम सक्रिय धातु ज्ञात कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से टू यू, आयरन इलेक्ट्रोड रिएक्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हियर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज लाइक एज अ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चले तो कॉपर का प्लेस हाइड्रोजन से नीचे है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लाइक एज अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा यहाँ। बट सिल्वर इलेक्ट्रोड नॉट रिएक्टेबल। व्हाई? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन का इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो रिएक्ट करता है, लेकिन अगर सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगा दें तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? तो आइए सेल का एग्जांपल लेकर के इसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट ये 2 सेल है हमारे पास, और इन दोनों सेलों में इलेक्ट्रोलाइट विलयन समान है, यानी जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, वैद्युत अपघट्य विलयन है, वो एक समान लिया गया है, जबकि इनके इलेक्ट्रोड डिफरेंट हैं। एक में आयरन का इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, और जबकि दूसरे सेल में सिल्वर का इलेक्ट्रोड उपयोग किया गया है, और बोथ में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सिमिलर है, यानी जो विलयन है यहाँ भरा हुआ वो एक समान है। और ऐसी कंडीशन में कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस सेल का, और सेल का जब इलेक्ट्रोलिसिस करा लेते हैं तो सेल इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सा सेल पोटेंशियल जनरेट करेगा और कौन सा सेल पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा, ये कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं हम इलेक्ट्रोड से इनका रिएक्शन किस तरह से होगा और कैसे ये मैकेनिज्म शो करेंगे इनकी रिएक्शन से। अब बच्चों यहाँ जो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स का काम करते हैं, इस कैथोड और एनोड प्लेटेड हैं, और अगर सोल्यूशन इनमें बोथ में भरा है हमने कॉपर सल्फेट का CuSO4 का, तो एक रॉड है आपकी जो आयरन की है Fe की, जबकि सेकंड रॉड है जिसका यूज किया हम लोगों ने इस रूप में, तो इस सेकंड रॉड का यूज किया हम लोगों ने यहाँ पर सिल्वर की रॉड के रूप में। अब आते हैं इसका जरा क्वेश्चन पोटेंशियलिटी से चेक करते हैं कैसे सॉल्व होगा। आयरन इलेक्ट्रोड रिएक्टेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बट सिल्वर इलेक्ट्रोड नॉट रिएक्टेड, और क्वेश्चन कह रहा भाई। तो अगर हम ये रीजन दे दें, ब्रीफ रीजंस दे दें, तो हम पता कर पाएंगे कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण ये होगा या नहीं होगा। सबसे पहले जनरेट करेंगे ECS का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और यहाँ इस सीरीज को बनाने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं जो दिखाई देते हैं। बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, तो एक मेटल कॉपर, दूसरा कह रहा है इस विलयन में आयरन इलेक्ट्रोड लगाया गया है, और जबकि सिल्वर इलेक्ट्रोड लगाने पर यहाँ अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। तो अगर ECS खींचे, इसकी ECS ड्रॉ करें, तो हाइड्रोजन ये मिड एलिमेंट है, इसके नीचे चलेंगे तो कॉपर का प्लेस है Cu का, और इससे ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर Fe प्लेटेड है, जबकि कॉपर से भी नीचे स्थान है आपका सिल्वर का। इतने मेटल्स हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, और अब जब हम प्लेस चेक करते हैं यहाँ तो साल्ट सोल्यूशन है बेटा कॉपर का, मींस कॉपर सल्फेट का है साल्ट सोल्यूशन, इसको कहते हैं लवण विलयन, लवण विलयन या साल्ट सोल्यूशन। और 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जिनमें एक है Fe, अपने से नीचे वाले मेटल के साल्ट सोल्यूशन से
रिएक्शन करेगा, सो यहां कह सकते हैं रिएक्शन इज पॉसिबल। और जो दूसरी वाले मेटल है Ag, वो अपने से ऊपर वाले मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेगा, सो कह सकते हैं कि रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, यहां से अभिक्रिया होने की संभावना नहीं है। इसका ब्रीफ पॉइंट्स आप ऐसे लर्न कर लें कि ECS में वे मेटल्स, वे धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, और दूसरा केस वो कि ऊपर की जो मेटल्स हैं वो अपने से नीचे वाले मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करती हैं। तो कॉपर यहाँ प्लेटेड है आयरन से नीचे, इसलिए इस सेल में रिएक्शन पॉसिबल है, जबकि जो लोअर मेटल हैं वो अपने से अपवर्ड मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, सो सेकंड सेल कैन नॉट रिएक्ट। अब हम देखते हैं क्या रिएक्शन जाएगी। तो फर्स्ट सेल Fe के लिए अगर रिएक्शन जनरेट करें, देन Fe प्लस कॉपर सल्फेट का साल्ट सॉल्यूशन है CuSO4 रिएक्ट करेगा और मेटल का अपोजिट इंटरेक्शन करेगा। कॉपर को रिलीज करेगा Cu, ये क्वेश्चन में इंडिकेट करता है कि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अगर आयरन की रॉड डाल दी जाए या लोहे की कील डाल दी जाए तो वो कॉपर को फ्री करता है, मुक्त करता है। यही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बन जाता है। तो आपका रिएक्शन प्रूव करता है Cu रिलीज करेगा और प्लस गिव्स आउट FeSO4। तो फर्स्ट सेल में तो रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन सेकंड सेल का जब हम एग्जांपल लेते हैं Ag प्लस CuSO4, देन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सो सेल के लिए नो रिएक्शन, इस अभिक्रिया का होना संभव नहीं है। और उसका रीजन मैंने बताया कि ECS में वे मेटल्स जो लोअर साइड में प्लेस्ड हैं वे अपने से ऊपर वाले मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से कोई भी अभिक्रिया नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन रिएक्शंस आर पॉसिबल आर नॉट। निम्न अभिक्रियाएं संभव है अथवा नहीं। संभव है अथवा नहीं। गिवन रिएक्शंस आर पॉसिबल आर नॉट। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह के रिएक्शंस आपको दिए होते हैं और इनमें से सर्टिफाइड करना है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 और प्लस H2। एक रिएक्शन ये है। सेकेंड रिएक्शन Fe प्लस HCl गिव्स आउट FeCl3 और प्लस H2। हाइड्रोजन रिलीज करता है, बैलेंस में लाना होगा इसको, 2 यूज करेंगे और यहाँ 6 करेंगे, देन हाइड्रोजन 3 और आयरन भी 3। नाउ थर्ड रिएक्शन Cu प्लस H2SO4 gives out CuSO4 plus H2. And fourth reaction is Ag plus HNO3 gives out AgNO3 plus H2. And twice कर लेंगे यहाँ भी और twice कर लेंगे यहाँ। And last reaction Na plus CH3COOH gives out CH3COONA plus H2. इसको ट्वाइस कर लेंगे, फिर यहाँ भी ट्वाइस कर लेंगे। अब ये रिएक्शंस दिए हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि these reactions are possible or not। तो हमारे लिए सबसे अच्छा काम है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम सबसे पहले ECS जनरेट करें। मेटल्स दिखाई देते हैं रिएक्शंस में, वन साइडेड हैं, जिस साल्ट सॉल्यूशन से, जिस एसिड से वो रिएक्टेबल है, उनके लिए हमें ये प्रिवेंशन देखना है
वो ECS में रिएक्टेबल है या नहीं। तो आइए यहाँ पर हम जनरेट कर लेते हैं इनकी ECS और उससे पता कर सकते हैं कि पॉसिबल है या नहीं। तो अगर ECS बनाते हैं तो इनका प्लेस कहाँ कहाँ पर है, ये सबसे जरूरी बात है देखने की। हाइड्रोजन को मिड प्लेस कर लें, फिर चलें तो ECS में कॉपर जस्ट हाइड्रोजन से नीचे स्थान रखता है, सिल्वर का प्लेस कॉपर से भी नीचे है और सोडियम सबसे ऊपर होगा। देन उसके बाद जिंक और जिंक से नीचे स्थान है आयरन का। इतने मेटल्स अवेलेबल हैं, टोटल 5 रिएक्शंस हैं और 5 मेटल्स यहाँ मैंने दिए 1 2 3 4 एंड 5 और हाइड्रोजन को मिड लिया ही है बिकॉज E नॉट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0, इसलिए इसको मध्य एलिमेंट्स के रूप में लिखते हैं। अब इस ECS से हम सर्टिफाइड करते हैं एक पॉइंट। ECS का कैरेक्टर है कि वे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस रखते हैं वे एसिड रिएक्टेबल हैं। सो वी से दैट these metals are acid reactable। ये वे मेटल हैं जो अम्लों से क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एसिड से क्रियाशील हैं, अम्लों से क्रियाशील होते हैं। और दूसरी साइड है जो नीचे के मेटल्स हैं वो एसिड रिएक्टेबल नहीं है, नो रिएक्ट विथ एसिड, अम्लों से कोई क्रियाशीलता प्रदर्शित नहीं करते हैं। मीन्स जो भी हमारे पास बेसिक एसिड्स हैं उनके साथ में ये नहीं देते हैं। सो अम्लों से क्रियाशील नहीं। अब हमारे लिए आसान हो गया, एक तो ये रिएक्शन जो दी है ठीक है, हम इनसे जज कर लें, सर्टिफाइड कर लें और इसके अलावा भी आप याद कर लीजिएगा कि 4 ये एसिड्स हैं जो बेसिक एसिड्स हैं हमारे लैब के लिए। पहला है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है नाइट्रिक एसिड HNO3 और चौथा है एसिटिक एसिड CH3COOH। ये ऐसे एसिड्स हैं जो बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। सो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब चेक कर लेते हैं रिएक्शंस को। बच्चों पहली रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट हो रहा है और यहाँ जो मेटल है वो Zn है, यानी जस्ता धातु है। हम देखते हैं इसका प्लेस ECS में ऊपर है और ऊपर के मेटल्स रिएक्टेबल हैं। तो अगर आंसर लें तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है। मैं टिक कर देता हूँ, आप आंसर बना लीजिएगा और रीजन भी दे दीजिएगा बिकॉज द प्लेस ऑफ Zn इज अपर इन द कंपेरिजन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की तुलना में जो जिंक का स्थान है वो ऊपर है, इसलिए ये रिएक्शन संभव है, पॉसिबल है। फिर सेकेंड साइड है आयरन के लिए। आयरन का प्लेस भी हाइड्रोजन से ऊपर है बट Zn से नीचे है, लेकिन यहाँ साल्ट सोल्यूशन का क्वेश्चन नहीं कर रहा था और अगर करता तो शायद ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती क्योंकि जो लोअर मेटल हैं वो अपने से ऊपर वाले मेटल के साल्ट सोल्यूशन से रिएक्ट नहीं करते। बट यहाँ पर जो Fe है वो मेटल के फॉर्म में प्रेजेंस है और एसिड से रिएक्ट करता है और एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब HCl से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। सो बच्चों सेकेंड रिएक्शन इज पॉसिबल। अब आते हैं थर्ड रिएक्शन में, कॉपर के लिए जज करते हैं और जब कॉपर के लिए जज करते हैं तो देखते हैं कि हाइड्रोजन से इसका स्थान नीचे। तो पॉइंट्स ऑफ ECS, कैरेक्टर ऑफ ECS इज दैट कि ECS के वे मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे स्थान रखते हैं वे रिएक्टेबल नहीं है। तो ये वाली रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से कॉपर करेगा तो अकॉर्डिंग टू ECS, अकॉर्डिंग टू देयर E नॉट पोटेंशियल, ये सेल्फ पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा और देन ऐसी कंडीशन में ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी और उसका कारण मैंने भी बता दिया, ये मेटल्स रिएक्टेबल नहीं है। फिर सिल्वर का स्थान देखा, ये भी ECS में नीचे है और नीचे की धातुएं अम्लों से क्रियाशील नहीं है, इसलिए सिल्वर भी यहाँ पर ये रिएक्ट नहीं करेगा और रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन नहीं देगा। जबकि 5 पार्ट सोडियम रिएक्टेबल है, अपवर्ड मेटल है ECS का और वीक एसिड से रिएक्ट करता है। यहाँ पर एसिटिक एसिड एज ए वीक एसिड यूज किया गया है और ये जब एक्ट करता है तो सोडियम का एसीटेट रिलीज करता है। बच्चों इस फार्मूले का नॉमिनेशन करें CH3COONA। सो इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट और ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो चूंकि यहाँ पर सोडियम का प्लेस हाइड्रोजन से ऊपर है इसलिए ये अभिक्रिया संभव है। तो
रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 5 आर पॉसिबल, बट रिएक्शन नंबर 3 एंड रिएक्शन नंबर 4 आर नॉट पॉसिबल। ऐसे ये पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस आपको अगर आते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईसीएस बना करके, और कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि अगर ईसीएस में हाइड्रोजन से ऊपर का मेटल है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, और लोअर मेटल, ऊपर के मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, और जो लोअर मेटल हैं वो किसी भी तरह से एसिड रिएक्टेबल नहीं होते हैं। ऐसे जनरली आप इनका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बच्चों बहुत शार्ट डिस्कशन करेंगे आपसे कोरोजन पर, कोरोजन, और इसको कहते हैं संक्षारण, बिकॉज इसके सपोर्टिव वीडियोस हैं जो आपको आज मैं दूंगा, और उनमें से मैंने मैक्सिमम डिस्कशन किया है और शार्ट फॉर्म में यहाँ डिस्कशन करते हैं कोरोजन पर, संक्षारण पर। हम देख पाते हैं अपने सराउंडिंग्स में कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एरियोबिक रीजन में रिएक्ट कर लेते हैं, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका Fe, आयरन। और आयरन एरियोबिक रीजन की एयर से रिएक्टेबल है और रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड जनरेट करती है, Fe2। ये ऑक्साइड्स हैं जो जनरेट कर लेते हैं, और इसकी वजह से धीरे धीरे करके उनमें कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह से हम प्रोसेस को कह सकते हैं जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना। ऐसे और भी ऑक्साइड्स बना सकते हैं, लाइक सिल्वर ऑक्साइड Ag2। ऐसे मेटल्स हैं जो अपने ऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेते हैं, MgO, ZnO, ये सब मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। बट उनमें से कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंस रखते हैं, और उनकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स को बिलोंग करती हैं, और उस दशा में वो धीरे धीरे करके डीके होने लगते हैं, उनका अपक्षय स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को या इस प्रक्रम को हम संचालन, यानी धातुओं में उनकी जो वास्तविक गुणवत्ता है वो जब ऑक्साइडों के कारण, इम्प्योरिटीज के कारण आ जाती है और धीरे धीरे वे समाप्त होने लगते हैं, डीके होने लगते हैं, तब उस प्रोसेस को संचालन कहते हैं। कई सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम इस संचालन को या कोरोजन प्रोसेस को रोक सकते हैं, और इसका बहुत सारा एग्जांपल्स है, बिकॉज मेटल्स के बने हुए बहुत सारे हम थिंग्स हैं जिनका यूज़ करते हैं, और अगर उनको लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें यूज़ में लाना है तो उनको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, यानी ऐसी धातुओं का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम देख पाते हैं कि जो मेटल्स के थिंग्स हैं, लोहे की बनी वस्तुएं हैं या अन्य धातुओं की बनी वस्तुएं हैं, उनको जंग से बचाने के लिए, उनको डिकेइंग होने से बचाने के लिए उन पर पेंट लगा देना। तो यहाँ एक आपका शार्ट नोट्स बनता है, प्रिवेंशन इन कोरोजन, यानी कोरोजन से कैसे बचाया जा सकता है, धातुओं को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो उसमें केमिकल मेथड सबसे बेस्ट है, टेम्परेरीफिकेशन कर लेते हैं, जैसे आयरन के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग कर देते हैं प्लेटिनेशन से, और ऐसे जब मेटलर्जी में पढ़ेंगे हम लोग तो और कई अच्छे अच्छे शार्ट नोट्स मिलने वाले हैं, जैसे तापमान विश्लेषण, टेम्परेरीफिकेशन भी मेटल्स का कर लेते हैं धातु। और केमिकल चेंजेस में जाएं तो केमिकल प्रिवेंशन में सबसे बेस्ट है यूजिंग ऑफ पेंट्स। कुछ रासायनिक केमिकल्स हैं, पेंट्स हैं, जिनको इन मेटल्स के ऊपर लेयरिंग कर दी जाती है, यानी जैसे लोहे की कोई सीट है उस पर पेंट का चढ़ाना, पेंट कर दिया जाए तो वो जो कोरोजन ऑक्साइड बनने का प्रोसेस था, डिकेइंग का प्रोसेस था, वो रुक जाता है। तो और जो मेथड्स हैं उनका मैक्सिमम डिस्कशन मैंने अगले वीडियोस में किया है, आप लोग उनसे हेल्प लेकर के ये कॉन्सेप्ट कवर करें।